Sympathetic system and parasympathetic system. As we all know that our nervous system comprises of two systems. One is sympathetic and other one is parasympathetic system. Sympathetic system is the system is a nervous system that is activated during fight or flight. Emergency condition में जो system act करेगा that is sympathetic. और जो रिलैक्स स्टेट में होगा, जो काम स्टेट में होगा, वो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होगा। यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं कि जो ऑर्गन्स हैं, जो मेजर ऑर्गन्स हैं, उनको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है कि उन ऑर्गन्स के ऊपर सिंपैथेटिक का क्या फ़ंक्शन होगा और पैरासिम्पैथेटिक का क्या फ़ंक्शन होगा। जब हम ये दोनों सिस्टम्स देख लेंगे, इनके हमें ये एक्शंस पता चल जाएंगे, तो फर्दर हम डिस्कस कर लेंगे कि इनमें कौन कौन सी ड्रग्स यूज़ हो रही हैं, कौन सी ड्रग्स हैं जो सिंपैथेटिक सिस्टम को प्रमोट करती हैं और कौन सी ड्रग्स हैं जो इस सिस्टम के फंक्शंस को एंटागोनाइज करेंगी या कम करेंगी। इसी तरह से पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है तो कौन सी ड्रग्स हैं जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को प्रमोट करेंगी और वो कौन सी ड्रग्स हैं जो इसको एंटागोनाइज करेंगी। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए जो मेजर ऑर्गन्स हैं जो बॉडी में, जहाँ पे ये सिस्टम कंट्रोल कर रहा है, वहाँ पे कौन कौन से ऑर्गन्स इफेक्ट होते हैं और उनके फर्दर क्या एक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आइज़ के ऊपर सिंपैथेटिक सिस्टम का क्या एक्शन है। मिड्यूएसिस कॉज करता है, प्यूपल डायलेट करता है। पैरासिम्पैथेटिक में ऑपोजिट होगा, प्यूपल कंस्ट्रिक्ट करता है, डेट इज़ कॉल्ड मियोसिस। ब्रोंकाई में देख लेते हैं, जो हमारे लंग ब्रोंक्यूल्स हैं, सिंपैथेटिक सिस्टम डायलेट करते हैं उनको, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम कंस्ट्रिक्ट करता है। नेक्स्ट कम्स द ब्लेडर में सिंपैथेटिक सिस्टम में यूरिनरी रिटेंशन होती है, जो स्फिंक्टर्स होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं, और पैरासिम्पैथेटिक में टोटली ऑपोजिट होगा, यूरिनरी अर्जेंसी होगी, यूरिन का फ्लो ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट कम द जेनिटेलिया, इसमें जो सिंपैथेटिक सिस्टम है डेट स्टिमुलेट्स एजैकुलेशन और जो पैरासिम्पैथेटिक है वो स्टिमुलेट करेगा इरेक्शन को। सिलिवरी ग्लैंड्स में सिंपैथेटिक सिस्टम थिक सेक्रीशंस प्रोड्यूस करता है और पैरासिम्पैथेटिक वाटरी सेक्रीशंस प्रोड्यूस करेगा। हार्ट का इफेक्ट देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हम जो ड्रग्स में पढ़ेंगे उसमें भी डिस्कस करेंगे। तो सिंपैथेटिक सिस्टम में हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाता है क्योंकि दिस सिस्टम इज एसोसिएटेड विद इमरजेंसी कंडीशन, फाइट टू फ्लाइट सिस्टम है, तो इसमें हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी हार्ट की इंक्रीज़ हो जाएगी और इसमें बीपी भी इंक्रीज़ हो जाता है। जब पैरासिम्पैथेटिक की बात करेंगे तो ऑपोजिट होगा, हार्ट रेट कम होता है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाती है, बीपी भी कम हो जाएगा। जीआईटी ट्रैक को देख लेते हैं, जो सिंपैथेटिक सिस्टम है इसमें जीआई मोटिलिटी कम हो जाती है और पैरासिम्पैथेटिक में ऑपोजिट है, जीआई मोटिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये सारे फंक्शंस हैं। अब आगे हम फर्दर डिस्कस करेंगे, पहले हम पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को डिस्कस करेंगे, उसकी ड्रग्स देख लेंगे। तो जब हम उसकी ड्रग्स जो एगोनाइजिंग ड्रग्स हैं, जो उसके एगोनिस्ट हैं, उनके जो एक्शंस हैं वो यहीं से अगर हम इसको अच्छे से मेमोराइज़ कर लें तो हमें उनको फर्दर रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में पहले वो बता रहे हैं कि प्यूपल कंस्ट्रिक्ट करता है, और इसी तरह से जो ब्रोंक्यूल्स हैं वो भी कंस्ट्रिक्ट करते हैं, यूरिनरी अर्जेंसी होती है, स्टिमुलेट एजैकुलेशन, इरेक्शन एंड वाटर सेक्रीशंस होती हैं, और हार्ट रेट कम होता है, जीआई मोटिलिटी इंक्रीज़ होती है। तो ये सारे फंक्शंस हम आगे उसके जो एगोनिस्ट ड्रग्स हैं उनमें भी देखेंगे, और जो एंटागोनिस्ट होंगी वो फिर इन एक्शंस को एंटागोनाइज करेंगी। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है डेट इज़ द एसिटाइलकोलिन। अब एसिटाइलकोलिन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर फैमिलीज़ हैं जिनके ऊपर ये बाइंड करता है और अपने एक्शन शो करता है। उसमें जो वन रिसेप्टर फैमिली है डेट इज़ मस्करीनिक रिसेप्टर्स, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ज़्यादा अबंडेंट हैं बॉडी के अंदर और ज़्यादा फंक्शंस को कंट्रोल कर रहे हैं, वो मस्करीनिक रिसेप्टर्स हैं। ऑल दो दे आर ऑफ 5 टाइप्स, लेकिन मेजर जो है वो 3 टाइप्स थी, तो मैंने इनको 3 को यहाँ पे मेंशन किया है। M1 जीआई में प्रेजेंट होते हैं, M2 हार्ट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और M3 आइज और ग्लैंड्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। जो अदर फैमिली है डेट इज़ निकोटीनिक रिसेप्टर्स हैं, और ये लेस अबंडेंट हैं और इनके जो फंक्शंस हैं उनको भी हम देख लेंगे। एसिटाइलकोलिन का अगर आप फंक्शन देखें तो यहाँ से हमें समझ आ जाएगी, और फिर ये हमारी जो आगे फर्दर ड्रग्स हैं उनके जो यूजेस हैं उनमें भी उनकी अंडरस्टैंडिंग में भी हेल्प करेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल कोलिन है, ये हमारे पास प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है और ये हमारे पास पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है। अब प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में क्या हो रहा है कि कोलिन है और एसिटाइल को ऑलरेडी प्रेजेंट है इसके अंदर, ये दोनों आपस में फ्यूज़ करेंगे, एसिटाइल कोलिन बनेगा। और ये जो रिएक्शन है जो एसिटाइल कोलिन का, डेट इज़ कैटलाइज्ड बाय एन एंजाइम डेट इज़ नोन एज एसिटाइल ट्रांसफरेज।
इससे एसिटाइलकोलिन बन जाएगी। एसिटाइलकोलिन के यहाँ पे हम लोग ये वेसिकल के अंदर आ जाएगी टू अवॉइड डिग्रेडेशन। यहाँ पे क्या होगा, कैल्शियम इनसाइड मूव, कैल्शियम चैनल्स ओपन होंगी, क्योंकि जो एसिटाइलकोलिन है जब अपने रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करता है मस्करीनिक के साथ, तो ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है। पिछले टॉपिक में भी हमने डिस्कस किया था जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स क्या करते हैं। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स एम्बेडेड होते हैं लिपिड बाइलेयर के अंदर, और उनके साथ जो एसोसिएटेड जो होते हैं इंट्रासेलुलरली वो वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं, वो कैल्शियम चैनल्स होते हैं, वो पोटाशियम चैनल्स होते हैं। तो यहाँ पे भी हम यही देखेंगे, एसिटाइलकोलिन आया, यहाँ से कैल्शियम जब इनसाइड मूव करेगी हाइपरपोलराइजेशन होगी सराउंडिंग में, और ये वेसिकल्स जो हैं ये एसिटाइलकोलिन को साइनेप्सिस में रिलीज़ कर देंगे। यहाँ पे पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे जहाँ पे एसिटाइलकोलिन बाइंड करेगा, अपना मैसेज कन्वे करेगा। एसिटाइलकोलिन की जो एक और जो ड्रग्स फर्दर ड्रग्स के मैकेनिज्म को समझने में हेल्प होगी, वो यहाँ से ये पॉइंट भी है कि जो एसिटाइलकोलिन है यहाँ पे एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज एंजाइम, जो एसिटाइलकोलिन की ब्रेक डाउन करता है। तो और एक नेगेटिव फीडबैक भी होता है, जब एसिटाइलकोलिन यहाँ पे रिलीज़ होता है उसकी अमाउंट ज़्यादा होती है, तो नेगेटिव फीडबैक से भी फर्दर रिलीज़ ब्लॉक हो जाता है, कैल्शियम की इनसाइड जो मूवमेंट है वो ब्लॉक होगी, और इस तरह से ये वेसिकल से एसिटाइलकोलिन और रिलीज़ नहीं होगा। और इसी तरह से जो दूसरा हमने देखा उसमें एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज एंजाइम्स हैं जो एसिटाइलकोलिन के ब्रेक डाउन करेंगे इनटू कोलिन एंड एसिटाइल-CoA। इस वजह से जो एक्स्ट्रा या अबंडेंट एसिटाइलकोलिन था उसका एक नेगेटिव फीडबैक भी प्रेजेंट है यहाँ पर। फर्दर हम देख लेते हैं कौन कौन सी ड्रग्स अवेलेबल हैं और उनके मैकेनिज़्म क्या हैं और उनका यूज़ क्या है। एसिटाइलकोलिन, अब फर्स्ट जो ड्रग हम स्टडी करेंगे, अच्छा ये भी इसकी भी डिफरेंट क्लासेस हैं ड्रग्स की। इसमें डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स भी हैं, इनडायरेक्ट एक्टिंग भी हैं, और रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल भी हैं। डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स ड्रग्स, एसिटाइलकोलिन में हमारे पास क्या हो रहा है, मियोसिस है। एसिटाइलकोलिन क्या कॉज करती है, मियोसिस कॉज करती है, और इस वजह से इसका यूज़ है जो कि आई सर्जरी करने से पहले इसको मियोटिक इसका जो यूज़ है उसके लिए इसको क्लिनिकली यूज़ किया जाता है। अब जो यूज़ थे, जो एक्शंस हैं एसिटाइलकोलिन के, वो यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किए। उसकी रीज़न ये थी कि हम इन एक्शंस को पहले ही पढ़ चुके हैं। प्यूपल कंस्ट्रक्ट करता है, मियोसिस कॉज करती है, ब्रोंक्यूल्स कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो क्या होगा, ब्रोंकोस्पाज्म होंगे, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन होगी, यूरिनरी एजेंसी होगी, एक्सक्रेशन है, स्टिमुलेटेड एक्शन होगी, वाटरी सेक्रेशंस प्रोड्यूस होंगी, और डायफ्रेसिस होगा। इसी तरह से हार्ट के ऊपर जब रेट कम हो रहा है तो ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, और जीआई की जब मोटिलिटी इंक्रीज हो रही है तो उसमें डायरिया वगैरह, तो ये इसके एक्शंस होंगे। इसलिए इनको मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी हम उनको पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग इनके साइड इफ़ेक्ट्स देखते हैं तो सेम आपको उसके जो एक्शंस हमने पैरासिम्पैथेटिक के पढ़े थे वहीं से समझ आ जाएगी। यूरिनरी एजेंसी होगी, डायफोरेसिस होगा, इंक्रीज सेक्रेशंस हो रही हैं, मियोसिस क्योंकि प्यूपल कंस्ट्रक्ट कर रहा है, हाइपोटेंशन होगी क्योंकि हार्ट के ऊपर जो उसके रिसेप्टर्स थे वो हार्ट कंट्रैक्टिलिटी को कम कर रहे थे, तो इस वजह से हाइपोटेंशन होगी, ब्रेडिकार्डिया होगा, हार्ट रेट कम हो गया है, डायरिया होगा क्योंकि जीआई के ऊपर इसका जो एक्शन था वो जीआई मोटिलिटी को इंक्रीज़ कर रहा था, ब्रोंकोस्पाज्म होगा क्योंकि ब्रोंक्यूल्स के ऊपर जो एसिटाइलकोलिन का एक्शन था वो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का वो ब्रोंकाई को कंस्ट्रिक्ट कर रहा था, तो डेट लीड्स टू ब्रोंकोस्पाज्म। और सेलिवेशन होगी क्योंकि हमने देखा कि जो एसिटाइलकोलिन है जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है उसमें सेक्रेशंस इंक्रीज होती हैं, तो एसिटाइलकोलिन लीड्स टू सेलिवेशन। और हम ये देखेंगे कि जो इनकी एक्शंस हैं ये सारे इतने इंटर रिलेटेड हैं कि ये फंक्शंस आगे यूज़ होंगे इन ड्रग्स की क्लिनिकल यूज़ में। कि एक जो कंडीशन होती है ज़र्स्टोमिया, जो जिसमें जो ड्राई माउथ भी जिसको कहते हैं, उसमें सेलिवेशन सलाइवा कम हो जाता है, सफिशेंट नहीं होता, उन केसेस में भी इन ड्रग्स को यूज़ किया जाएगा। मियोसिस में भी यूज़ करते हैं, इसी तरह से हाइपरटेंशन में यूज़ करेंगे टू प्रोड्यूस हाइपोटेंशन। तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं यहाँ से हमें ये सारे जो है पैरासिम्पैथेटिक की हमने देख लिया कि उससे रिलेटेड है, बिल्कुल जो मैकेनिज्म है वो सेम रहेगा। अच्छा, सेकंड जो ड्रग है इस क्लास में, पहले एसिटाइलकोलिन हमने पढ़ी, दूसरी हम पढ़ेंगे बेटिनाकोल। अब बेटिनाकोल किस लिए यूज़ होती है, अटोनियो द ब्लेडर। हमने देखा था कि पैरासिम्पैथेटिक में जो एसिटाइलकोलिन का फंक्शन था वो ये था कि ये
ब्लेडर की कॉन्टेक्टिलिटी को इंक्रीज़ करता है, यूरिनरी अर्जेंसी कॉज करता है। तो इसलिए जो इसका यूज़ है पेटिनाकोल का वो अटोनियो ब्लेडर है। अटोनियो ब्लेडर मतलब वो ब्लेडर जो नॉन कंटेक्टाइल हो गया था, जो नॉन कंटेक्टाइल है जिसकी एक्टिविटी कम है, उसमें पेटिनाकोल को दिया जाएगा टू इंक्रीज़ द कॉन्टेक्टिलिटी टू इंक्रीज़ द फ्लो ऑफ यूरिन। तो बेटिनाकोल यूज़ होगी। इसकी यूज़ और एडीआर जो साइड इफेक्ट्स हैं वो सिमिलर हैं एज़ कम्पेयर एज डेट ऑफ एसिटाइलकोलिन। कार्बोकोल देख लेंगे, कार्बोकोल के भी सेम यूजेस हैं, लेकिन ये थोड़ी ज़्यादा पोटेंट है और बिकॉज इट हैज़ अ पेनिट्रेशन इनटू सीएनएस, तो उसको सिर्फ आई यूज़ में यूज़ किया जाता है, ग्लोकोमा में यूज़ करेंगे हम लोग इसको मियोसिस पर्पस के लिए। पाइलोकार्पिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इमरजेंसी लोडिंग ऑफ इंट्राओकुलर प्रेशर इन ग्लूकोमा और ज़स्ट्रोमिया, जो ड्राई माउथ के लिए मैंने आपको बताया सर, क्योंकि ये जो ड्रग्स हैं ये सलाइवा की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करती हैं, तो ज़स्ट्रोमिया में इसको यूज़ किया जाएगा। सीएनएस पेनिट्रेशन है इसकी। सेविमेलिन ये भी ज़स्ट्रोमिया में यूज़ किया जाएगा। तो अच्छा, ये जो डायरेक्ट एक्टिंग है इसमें हमने 5 ड्रग्स पढ़ ली, और जो एसिटाइलकोलिन था वो यूज़ हो रही थी मियोसिस के लिए, बेटिनाकोल अटोनियो ब्लेडर के लिए, कार्बाकोल ग्लूकोमा में, पाइलोकार्पिन भी ग्लूकोमा में है, लेकिन इट इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस, सेविमेलिन ज़स्ट्रोमिया में यूज़ होगी। अब हम जो नेक्स्ट है वो हम पढ़ लेंगे इनडायरेक्ट एक्टिंग। अच्छा, जो इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं उसमें हमने देखा कि उसमें 2 कैटेगरीज होंगी। एक तो कैटेगरी ये है कि रिवर्सिबल होंगे उनके एक्शंस, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होंगे, और कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो कि इरिवर्सिबल रिएक्शन प्रोड्यूस करती हैं। इनडायरेक्ट एक्टिंग में जो पहली ड्रग है वो फाइजोस्टिगमीन है। फाइजोस्टिगमीन क्या करती है कि अब इनडायरेक्ट एक्टिंग में क्या हो रहा है कि जहाँ पे हमने देखा था कि एसिटाइलकोलिन जब सिनेप्सिस में रिलीज़ हुआ, अमाउंट ज़्यादा हुई इसकी, तो यहाँ पे एक एंजाइम प्रेजेंट होता है एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज, जो एसिटाइलकोलिन की ब्रेक डाउन कर देगा इंटू कोलिन एंड एसिटाइल-कोए। तो यहाँ पे जो हम इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स हैं वो वाली ड्रग्स होंगी जो एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज के साथ बाइंड कर लेंगी रिवर्सिबली। जब उसके साथ बाइंड करेंगी तो एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज अवेलेबल नहीं रहेगा और एसिटाइलकोलिन इस तरह से ब्रेक डाउन नहीं होगी और एसिटाइलकोलिन के लेवल मेंटेन रहेंगे। तो उसमें जो पहली ड्रग हम पढ़ेंगे वो होगी फाइजोस्टिगमीन। फाइजोस्टिगमीन एंड एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज के साथ बाइंडिंग कर लेती है, रिवर्सिबली बाइंड करती है, सीएनएस पेनिट्रेशन है इसकी, और इसको यूज़ करते हैं एट्रोपिन एज एंटीडोट फॉर एट्रोपिन। एट्रोपिन क्या है हमारे पास, कोलिनर्जिक एंटेगोनिस्ट है, तो एट्रोपिन की पॉइजनिंग में एज एंटीडोट यूज़ इसको करेंगे। फिनोथाइजीन्स की पॉइजनिंग में, टीसीएस में, और ये जीआई मोटिलिटी को भी इंक्रीज़ करती है। नियोस्टिगमीन देख लेते हैं। नियोस्टिगमीन सिमिलर टू फाइजोस्टिगमीन है, सिर्फ इसका सीएनएस इफेक्ट नहीं है, और जो इसका क्लिनिकल यूज़ है वो माइस्थेनिया ग्रेविस है। माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है कि मसल एक्टिविटी कम हो जाती है, और इसके लिए माइस्थेनिया ग्रेविस में एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर्स दिए जाते हैं। इसमें फाइजोस्टिगमीन और नियोस्टिगमीन मेजरली दिया जाता है। जीआई और ब्लड मोटिलिटी को इंक्रीज़ करती है ड्रग। अच्छा, जो इसी के साथ पेरिडोस्टिगमीन एम्बिनोमियम है। अच्छा, इसमें जो नियोस्टिगमीन थी वो माइस्थेनिया ग्रेविस में दी जाती थी, लेकिन अगर माइस्थेनिया ग्रेविस की कंडीशन क्रोनिक है, प्रोलॉन्ग्ड है, तो उसमें ये हमारे पास ड्रग जो है वो यूज़ की जाएगी। पेरिडोस्टिगमीन एंड एम्बिनोमियम ये दोनों यूज़ कर सकते हैं, और इनका जो एक्शन है वो इंटरमीडिएट एक्टिंग है। जो हमने नियोस्टिगमीन पढ़ी थी उसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन था वो शॉर्ट था। जो फर्दर हम ड्रग देख रहे हैं डेमिकेरियम है, जो इनडायरेक्ट एक्टिंग में है डेमिकेरियम, और ये भी ग्लूकोमा के लिए यूज़ की जाती है। एकोमोडेटिव एस्ट्रोपिया में यूज़ की जाती है ये ड्रग। एड्रोफोनियम एकोमोडेटिव एस्ट्रोपिया का मैं आपको बता दूं कि ये पैरालिसिस ऑफ प्यूपल मसल्स होते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा प्यूपल है वो प्रॉपर्ली एकोमोडेट नहीं कर होता, तो उस कंडीशन में भी ये कोलिनर्जिक एगोनिस्ट दिए जाते हैं जो इनडायरेक्ट एक्टिंग है। एड्रोफोनियम माइस्थेनिया ग्रेविस की डायग्नोसिस में यूज़ होता है, और अगर आईवी एड्रोफोनियम आपने दिया है तो मसल स्ट्रेंथ फ़ौरन से इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि माइस्थेनिया ग्रेविस में हमने क्या देखा कि इसमें जो मसल्स हैं वो उनकी जो मोटिलिटी मूवमेंट है वो कम हो जाती है, वीक हो जाते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस में। तो एड्रोफोनियम जो है वो मसल स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करती है। अच्छा, जो लास्ट क्लास है इसमें हमने जो देखनी है वो टेक्राइन, डोनिपिज़ल, रिवस्टाग्मीन एंड गैलेटामीन है। ये मैंने चारों इकट्ठी लिख ली क्योंकि सिमिलर इनके यूज़ हैं। जो बाकी तीनों हैं ये तो अल्जाइमर्स डिजीज़ में यूज़ की जाती है, लेकिन जो टेक्रीन है वो हेपेटोटॉक्सिसिटी की वजह से अब यूज़ नहीं की जाती। जो अल्जाइमर डिजीज़ में इनका यूज़ है उसमें अल्जाइमर डिजीज़ में भी हम उसकी जब बेसिक पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं तो उसमें एसिटाइलकोलिन के लेवल्स कम होते हैं, और इस अल्जाइमर डिजीज़ में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो कि एक्टिविटी को इन्हांस करते हैं, मेमोरी
को इन्हांस करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, उसमें ग्लूटामेट आता है और एसिटाइलकोलिन आता है। इसलिए अल्जाइमर डिजीज़ में भी ये इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट दिए जाते हैं। डोनिपिज़ल हो गया, रिवास्टाग्मीन हो गया, गैलेंटामीन हो गया, तो ये अल्जाइमर डिजीज़ में यूज़ होंगे। अब इनडायरेक्ट एक्टिंग आगे, इनडायरेक्ट एक्टिंग पहले भी हम पढ़ रहे थे, कोलिनस्ट्रेज के साथ ही बाइंड करते थे, लेकिन वो रिवर्सिबल थे, उनका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन था वो कम था, रिवर्सिबली बाइंड कर रहे थे कोलिनस्ट्रेज एंजाइम के साथ। लेकिन ये जो अब हमने पढ़ना है, ये जो क्लास है इरिवर्सिबल है, ये इसमें एक ही ड्रग आएगी इकोथायोफेट, ये इरिवर्सिबली बाइंड कर लेगी कोलिनस्ट्रेज एंजाइम के साथ, उसके साथ कोवलेंट बॉन्ड बना लेगी और इनको ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग भी इसको कहते हैं, उसकी क्लास ऑर्गेनोफॉस्फेट्स में आती है। ये कोवलेंटली बाइंड करेगी एसिटाइलकोलिनस्ट्रेज के साथ और एसिटाइलकोलिन के लेवल इन्हांस हो जाएंगे, जनरलाइज कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन होगी, मोटर पैरालिसिस भी हो सकता है। इसको सिर्फ ग्लूकोमा के केसेस में यूज़ किया जाता है। और प्रालीडोक्साइम एक स्पेशल ड्रग है, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इकोथायोफेट के इफेक्ट्स को रिवर्स कर सकती है बिफोर द एजिंग अकर्स। नेक्स्ट हम था कोलिनर्जिक। अच्छा, ये तो हमने पढ़े थे कोलिनर्जिक एगोनिस्ट हमने पढ़े, जिसमें हमने सिंपल कोलिनर्जिक एगोनिस्ट भी पढ़े, फिर हमने डायरेक्ट देख लिए जो कि इनडायरेक्ट देखे, डायरेक्ट कोलिनर्जिक एगोनिस्ट देखे, फिर इनडायरेक्ट थे जिसमें दो कैटेगरी थी, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। नेक्स्ट काम था कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट। कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट क्या करेंगे, जो मस्करीनिक रिसेप्टर्स हम पढ़ रहे थे जहाँ पे एसिटाइलकोलिन या उससे रिलेटेड ड्रग्स बाइंड करती हैं, वहाँ पे उन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देंगे, मस्करीनिक ब्लॉकर्स भी इनको कहते हैं। तो पहली जो ड्रग है वो एट्रोपिन है। एट्रोपिन ऑप्थेल्मिक यूज़ है इसका। अच्छा, एट्रोपिन के यहाँ पे मैंने एक्शंस मेंशन नहीं किए और उसकी रीज़न ये थी क्योंकि हमने सारे एट्रोपिन के वो देख लिए, एसिटाइलकोलिन के यूजेस हमने देख लिए थे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में, फिर हमने उसकी ड्रग्स में भी डिस्कस कर लिया। तो एट्रोपिन क्योंकि उन रिसेप्टर्स को सिंपली ब्लॉक करता है, तो सारे जो रिएक्शंस होंगे एसिटाइलकोलिन के वो रिवर्स हो जाएंगे। एट्रोपिन का हम यहाँ पे क्लिनिकल यूज़ देख लेते हैं। ऑप्थेल्मिक यूज़ पे होता है इसका, क्योंकि एसिटाइलकोलिन मियोसिस करती थी, तो एट्रोपिन क्या करेगी, मिड्रियोसिस करेगी। एंटीस्पाज्मोटिक है, एंटीडोट फॉर कोलिनस्ट्रेज इनहिबिटर्स हैं। ये जो हम डायरेक्ट एक्टिंग और इनडायरेक्ट एक्टिंग पढ़ रहे थे, उसके अंदर एंटीडोट होगा एट्रोपिन, और एंटी सेक्रेटरी है ये। साइड इफेक्ट्स इसके रेस्टलेसनेस है, कन्फ्यूजन है, हेलुसिनेशन, डिलीरियम, ड्राई माउथ, ब्लड विजन, टैकीकार्डिया वगैरह होंगे। नेक्स्ट काम था स्कोपोलामीन। स्कोपोलामीन जो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, क्योंकि ये एक ही ड्रग है जो मोशन सिकनेस में यूज़ होती है और ये शॉर्ट टर्म मेमोरी को ब्लॉक करती है। आइपरट्रोपियम ब्रोंकोस्पाज में यूज़ होता है, क्योंकि एसिटाइलकोलिन ब्रोंकियोल्स को कंस्ट्रक्ट करती है, ब्रोंकोस्पाज करती है, तो उसका जो ऑपोजिट होगा, जो ब्लॉकर होगा, वो आइपरट्रोपियम है। इनहेलर फॉर ब्रोंकोस्पाज में यूज़ होगा ये। ट्रोपिकामाइड एंड साइक्लोपेंटोलेट। ट्रोपिकामाइड एंड साइक्लोपेंटोलेट ऑप्थेल्मिक यूज़ है इनका। पायरेंजापिन M1 मस्करीनिक ब्लॉकर है, और क्योंकि जीआई के ऊपर M1 रिसेप्टर्स होते हैं, तो ये क्या करेगा, जीआई सेक्रेशंस को कम कर देगी ड्रग। तो ये कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट है। ये तो थे मस्करीनिक ब्लॉकर्स भी, जिनको हमने कह दिया, जो मस्करीनिक जो M1 M2 M3 रिसेप्टर्स थे उनको ब्लॉक कर रहे थे। जो निकोटीनिक रिसेप्टर्स हैं उनके जो ब्लॉकर्स हैं उसमें निकोटीन है, ये फर्स्ट स्टिमुलेट करती है, देन इनहिबिट करेगी। और एक और इसमें ड्रग है, दो ही हमने इसमें ड्रग्स पढ़नी है। मेकामाइलेमिन यूज़ इन इमरजेंसी हाइपरटेंशन में इसको यूज़ किया जाता है, इमरजेंसी हाइपरटेंशन में, क्योंकि ये जो ड्रग्स हैं ये हाइपरटेंशन कॉज करती हैं, तो इमरजेंसी हाइपरटेंशन में इनको यूज़ करेंगे। अच्छा, जो कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट की एक और कैटेगरी है, उसमें नॉन डिपोलराइजिंग आ जाते हैं और पोलराइजिंग आ जाएंगे, हम उनको देख लेंगे। कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट में ट्यूबोक्यूरिन, एट्रोक्यूरियम एंड पेनक्यूरिनियम एंड वीक्यूरिनियम, ये क्लास हमने की है। ये नॉन डिपोलराइजिंग कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट हैं। ये कोलिनर्जिक जो रिसेप्टर एसिटाइलकोलिन, जिसके हमने पीछे फंक्शन पढ़े, साइड इफेक्ट्स पढ़े, उनके इफेक्ट्स को एंटागोनाइज करेंगे। कंपिटिटिव ब्लॉकर्स हैं ये। हाई डोज पे चैनल्स आर ब्लॉक्ड एंड दे डिक्रीज बीपी, कॉज ब्रोंकोस्पाज बाय हिस्टामीन रिलीज। एनेस्थीसिया में इनको यूज़ किया जाता है, और फार्माकोकाइनेटिकली ये अमाइनोग्लाइकोसाइड के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एस्ट्रेज इनहिबिटर्स के साथ करते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के साथ करते हैं। जो दूसरी इसी के अंदर जो कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट में हम क्योंकि नॉन डिपोलराइजिंग पढ़ रहे थे, उसमें चैनल्स को ब्लॉक कर देते थे, हिस्टामीन रिलीज़ हो रहा था। जो सक्सेनाइलकोलिन है ये डीपोलराइजिंग है, इसमें हिस्टामीन रिलीज़ नहीं हो रहा, रैपिड ऑनसेट है, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, और एंडोट्रेकियल ट्यूब इंट्यूबेशन में इसको यूज़ किया जाता है। हाइपोथर्मिया कॉज करती है विद हेलोथिन, एपनी और हाइपरकैलेमिया वगैरह इसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे जो कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट है।